लाइव। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सवाई सिंह जगुगा फेसबुक के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। और आज जैसा कि मैंने कल डाला था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस करने था। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित बात करनी थी। हमने 2-4 दिन पहले जो बात की अपने जूम पे, तो संविधान के बारे में बताया था, और आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। संविधान की विशेषता का जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर सही ढंग से ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई भी एग्जाम है उसमें एक तो सिलेबस में टॉपिक है, और दूसरा साथ में कोई भी एग्जाम में हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। क्योंकि हम जो विशेषताएं पढ़ते हैं उस विशेषताओं में जो चीज आ गई वो ही पूरी की पूरी डिटेल जो चीज है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। और विशेषताओं को अगर समझते हैं तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है, संविधान और संविधान की विशेषताएं। संविधान देश की आधारभूत तत्वों का मौलिक रूप है। जैसे मतलब मैंने बताया कि भाई जनता द्वारा निर्मित कानून और नियमों का संकलन है जिससे स्वयं जनता और शासन व्यवस्था संचालित होती है, वह संविधान कहलाता है। मैंने वापस बोला कि जनता द्वारा निर्मित कानून एवं नियमों का वह संकलन जिससे समस्त जनता और शासन व्यवस्था संचालित होती है उसे हम संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, और भारतीय संविधान एक विस्तृत एवं लिखित संविधान है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने आप में अनूठा है। जैसा अंबेडकर साहब ने कहा इसके बारे में कि साहब, भारतीय संविधान अपने आप में अनूठा संविधान है, परिवर्तनशील संविधान है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला संविधान है, जो मतलब किसी से प्रभावित न होने वाला संविधान है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि पिछले 70 सालों में भारत के संविधान का कोई विखंडन नहीं, भारतीय संविधान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि आप आसपास के देशों को देखें, बहुत से देशों को देखें, तो वहां का संविधान मतलब कई संविधान वहां पर बदल दिए गए हैं, लेकिन भारत का संविधान वो का वही चल रहा है। हालांकि भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए 1996 में वेंकटचलैया आयोग गठित किया गया था, और वेंकटचलैया आयोग ने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी जो अभी कोई लागू नहीं हुई। और तब एक बड़ा बवाल हुआ था कि संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान अपने आप में सही है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले और संविधान का पालन करने वाले लोग सही होने चाहिए। कोई भी देश का संविधान गलत नहीं होता, संविधान सरल है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग और उसका पालन करने वाले लोग अपने आप में सही होने चाहिए, तभी संविधान का कोई अपना मतलब है। तो ये हमारी बात हुई संविधान के बारे में। कुछ लोगों ने भारतीय संविधान की आलोचना भी की है। आलोचना ये की है कि एक तो संविधान बहुत ज्यादा लंबा है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा है। जैसे 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, तो इतने अनुच्छेद किसी भी संविधान में नहीं है। और ये कह रहे इतना लंबा बनाने की इसकी आवश्यकता नहीं थी, इतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज भी 70 साल के बाद हम दृष्टिपात करें तो बहुत से अनुच्छेद या बहुत से प्रावधानों का अभी तक कोई पालन नहीं हुआ है। अतः भारत का संविधान इतना लंबा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आलोचक बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक जटिल संविधान है, उसकी जो लैंग्वेज है वो एक न्यायालय की भाषा है, जटिल लैंग्वेज है, न्यायालय की भाषा है। तो न्यायालय की भाषा है और जटिल है।
तो भारतीय संविधान जटिल होने के कारण इसको यह भी कहा गया है कि ये वकीलों का क्या है, वरदान है, वकीलों का वरदान। वकीलों का वरदान भारतीय संविधान को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जटिलता होने के कारण आम आदमी के समझ से क्या है, बाहर है, इसलिए इसको वकीलों का वरदान कहा गया। दो बात। अगली बात, कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान में मौलिकता का भी क्या है, अभाव है। मौलिकता का अभाव है। मौलिकता मतलब इसका खुद की कोई चीजें नहीं है जो विदेशों के संविधान से ली गई है, अतः भारतीय लोगों पर यह लागू हो नहीं पाती। जैसे हम बोलते हैं कि भाई जैसे हमारे ऊपर थोपा गया है, तो आलोचक बोलते हैं कि इसमें मौलिकता का अभाव है और ये जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर थोपी गई है, इसमें मूल भाव का अभाव है। इससे सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर आता है। सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो एक आलोचना की कि भारतीय संविधान है उसमें केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिसके कारण राज्य स्वायत्त नहीं है और राज्यों में स्वायत्तता नहीं है, और इसलिए राज्य अपना डिसीजन नहीं ले सकते और राज्य की निर्भरता केंद्र पर बनी रहती है। ये चार बातें भारतीय संविधान की आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि भारतीय संविधान एक तो लिखित है, भारतीय संविधान एक तो विस्तृत बहुत बड़ा है, और भारतीय संविधान की जो लैंग्वेज है वह काफ़ी जटिल है, जिससे मतलब आम आदमी की समझ से क्या है, बाहर है। भारतीय संविधान में मौलिकता नहीं है, बाहर की चीज़ों को इसमें लाया गया है, और भारतीय संविधान अपने आप में केंद्र को मजबूत बनाने वाला है। तो ये कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन इन आलोचनाओं का जवाब भी संविधानवेत्ताओं ने दिया कि केंद्र को भारत में मजबूत बनाना एक बार आवश्यक है, क्योंकि केंद्र देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत होना आवश्यक है। केंद्र अगर मजबूत नहीं होगा तो देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। और अंबेडकर साहब ने कहा कि जो विश्व का देशों से हमने अनुच्छेद लिए हैं या विश्व के देशों से हमने प्रावधान लिए हैं, वो भारतीय के अनुरूप ही लिए हैं, जिसमें काफी परिवर्तन की गुंजाइश है। एक बार हम चीजों को लागू कर रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज को अपन लागू नहीं करेंगे तो उसमें समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवर्तन की गुंजाइश है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरी बात की कि लंबा संविधान है, तो लंबा संविधान से मतलब है कि भाई यहाँ पे केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान होने के कारण ये लंबा हो गया, तो आपस बड़ा होने के कारण ये केंद्र और राज्य का दोनों का संविधान एक होने के कारण ये लंबा संविधान हो गया। तो ये बात हुई। तो मैंने ये सारी बातें केवल संविधान के बारे में बताई कि संविधान होता क्या है, भारतीय संविधान किस टाइप का है, और भारतीय संविधान रचना की गई है, लेकिन अब कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। दो पॉइंट होते हैं इसमें, एक तो होता है विशेषता और एक होती है प्रकृति। एक होती है प्रकृति और एक होती है विशेषता। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करें। तो पहला ही पॉइंट इस पे वही आएगा कि भारत का संविधान विस्तृत एवं लिखित संविधान है। विस्तृत और लिखित संविधान है। विस्तृत यानी बड़ा और लिखित मतलब लिखा हुआ संविधान है। दुनिया के संविधानों को दृष्टिपात करें तो भारत का जितना बड़ा संविधान है उतना कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हमारे संविधान में 22 तो भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। तो इसका ऐसा इतना कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अतः कहा जा सकता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, तो इसका कारण ये रहा कि भारत का संविधान भारत में राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। राज्य और केंद्र प्रशासन सारे रूल रेगुलेशन सारे एक ही जगह डाले गए हैं। इसके कारण भारत का संविधान एक बड़ा संविधान माना गया। जबकि आप अमेरिका को देखें तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान
अमेरिका का है। सबसे दुनिया का सबसे छोटा संविधान का है अमेरिका। वहाँ के संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं केवल। अब हम कहेंगे क्यों है, तो वहाँ राज्यों के लिए अलग संविधान है और संघ का संविधान क्या है, अलग। हमारे यहाँ पे राज्य और संघ दोनों का संविधान एक ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान यानी विस्तृत संविधान है। अब हम आगे बोलेंगे, भारत का संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान, दुनिया में सबसे पहला लिखा हुआ संविधान जो था वो अमेरिका का है, और दुनिया में अलिखित संविधान जो है वो आपका ब्रिटेन का है। और भारत का भी अपना एक लिखा हुआ संविधान है, जो हमने बात की कि भारत का संविधान संविधान सभा ने लिख करके क्या किया, तैयार किया। तो पहली विशेषता हमारी होती है कि दुनिया में सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान कौन सा है, भारत। तो भारत का संविधान विस्तृत संविधान भी है और लिखित संविधान है। विस्तृत संविधान दुनिया में सबसे बड़ा भारत का हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, अमेरिका का हो गया। और दुनिया में पहला लिखा हुआ संविधान कौन सा था, अमेरिका का। और दुनिया में अलिखित संविधान का है, ब्रिटेन का। ये सारी बातें इसमें आती। पहला पॉइंट था विस्तृत एवं लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट है कि हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यहां पे संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि भारत कोई भी निर्णय लेगा न तो वो आंतरिक शक्ति से प्रभावित होगा और न ही वो किसी बाह्य शक्ति से प्रभावित होगा। आंतरिक और बाह्य शक्ति से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। उसका संप्रभु केवल जनता में निहित है और जनता की संस्था संसद है, यानी संसद जो करेगी वो निर्णय ही क्या होगा, मान्य होगा। तो ओवरऑल तो सारा प्रभुत्व किस में निहित है, जनता में। और जनता की प्रतिनिधि संस्था कौन सी होगी, संसद। तो भारत में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाह्य शक्ति आंतरिक शक्ति के दबाव में न लिया जा करके और हमारी जनता के हितों को ध्यान में रख करके लिया जाएगा। अतः भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। और मैंने कहा कि इसकी प्रतिनिधि जो संस्था है वो कौन है, संसद। जैसे कैसे, सारा प्रभुत्व किसमें निहित है, जनता। तो मैं वर्ड बोलूंगा, हमने पहला वोट दिया, पहला वोट हमने एमएलए को दिया, एमएलए से हमारी विधानसभा बनी। दूसरा वोट हमने एमपी को दिया, एमपी से हमारी लोकसभा बनी। फिर विधानसभा वालों ने राज्यसभा को चुना। तो इस प्रकार से राज्य में विधानसभा बन गई, देश में लोकसभा बन गई, देश में राज्यसभा बन गई। और इन तीनों ने मिलकर के वोट दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वोट दिया तो राष्ट्रपति भी हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हुआ, जिसको हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन लाते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या था कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो मैंने बोला जनता ने वोट किसको दिया, एमएलए को। एमएलए से क्या बनी, विधानसभा। और एमपी ने वोट जनता ने दूसरा वोट किसको दिया, एमपी को। एमपी से क्या बनी, लोकसभा। फिर विधानसभा वालों ने वोट किसको दिया, राज्यसभा को। और फिर तीनों ने मिलकर वोट किसको दिया, राष्ट्रपति को। अतः राष्ट्रपति हमारा चुना हुआ क्या है, प्रतिनिधि है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र से भारत का राष्ट्रपति के लिए बोला जाता है कि गणतंत्रात्मक का प्रतीक है। तो हमारा पॉइंट क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सारा प्रभुत्व जनता में क्या है, निहित है। और जनता की प्रतिनिधि संस्था इसके लिए क्या करती है, काम। ये बने बोल। तो दूसरा पॉइंट आपका संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। अब तीसरी बात बोलेंगे कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का क्या है, समन्वय है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। तो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय का तात्पर्य यहां पे दिया गया है संविधान संशोधन से।
संविधान संशोधन से कठोरता और लचीलेपन का पॉइंट जोड़ा गया है। संविधान, अब संविधान संशोधन कैसे कि भारत का संविधान न तो अमेरिका जितना कठोर है, जैसे अमेरिका में कोई भी संशोधन करेंगे तो 50 राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी, वहां के 50 राज्य उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी और वो अनुमति संभव नहीं है। अतः कोई भी संशोधन वहां पर इजी नहीं है। अतः दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। तो इसलिए लगभग 300 सालों में अभी भी अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं। तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। और अतः भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह क्या है कठोर, और न ही ब्रिटेन की तरह क्या है लचीला। नहीं, ब्रिटेन की तरह क्या है लचीला। ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि वो अलिखित संविधान है, अभिसम्य और परंपराओं पर आधारित है। अतः वो दुनिया में सबसे लचीला संविधान कहलाता है। तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका और लचीला संविधान कौन सा है? ब्रिटेन। तो भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह लचीला है, बल्कि इन दोनों का क्या है? समन्वय है। तो दोनों का समन्वय तो कनाडा के संविधान से मेल खाता है। अतः हमारी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से मेल खाता है। अतः हमारी जो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली। तो भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर और न ही ब्रिटेन की तरह लचीला, बल्कि इन दोनों का क्या है? समन्वय है। तो कैसा है? तो दक्षिणी अफ्रीका जैसा है। तो ये हमारा कठोरता और लचीलेपन का क्या हो गया? समन्वय। तो अब इसके साथ हम संविधान संशोधन का टॉपिक भी जोड़ देते हैं। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 20। भारतीय संविधान का भाग 20 में दिया गया। 20 का अनुच्छेद है 368। 368 में संविधान संशोधन दिया गया है, जो हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो भाग कौन सा हो गया? 20। अनुच्छेद कौन सा हो गया? 368। और कहां से लिया हमने? दक्षिणी अफ्रीका से। और भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो गई? कठोरता और लचीलेपन का क्या है? समन्वय। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। तो कठोरता लचीलेपन का समन्वय। अतः भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। 3 प्रकार से संशोधन से तात्पर्य क्या है? 3 प्रकार से संशोधन का मतलब हो गया, पहला कि कठोर तरीके से होता है, दूसरा लचीले तरीके से होता है, तीसरा समन्वय के तरीके से होता है। कठोरता से मतलब हो गया कि संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए और साथ में आद्य राज्यों का समर्थन भी चाहिए। कठोरता का मतलब हो गया संसद का बहुमत भी होना चाहिए विशेष, और साथ में आद्य राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जीएसटी का संशोधन किया था, तो जीएसटी का संशोधन 101वां किया था, तो उसमें हमने संसद में विशेष रूप से पारित करवाया और फिर आद्य राज्यों का क्या लिया? समर्थन। इसलिए आपने देखा हो तो जीएसटी का प्रस्ताव कई दिनों तक अटका रहा, क्योंकि राज्यों का जब तक पूर्णतः समर्थन नहीं होगा तब तक वो पास नहीं होगा। तो कठोरता वाला कंसेप्ट कौन सा है? संसद यानी दोनों सदनों की विशेष बहुमत से अनुमति और साथ में आद्य राज्यों का समर्थन। तो ये तो हो गया कठोरता वाला। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत पर ही पास हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है? 3। पहला साधारण बहुमत, दूसरा संसद के विशेष बहुमत, तीसरा विशेष और आद्य राज्यों का समर्थन। तो ये तो 3 प्रकार हो गए। लेकिन भारतीय संविधान जो बना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार का ही प्रावधान है, क्योंकि ये 2 को आपस में मिला करके इसमें 2 ही प्रकार बना दिए। वो साधारण और विशेष को मिला दिया और एक विशेष वाला बना दिया। तो वहां पे क्योंकि आरएस में क्वेश्चन आया हुआ 2013 में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार से संशोधन किया जाता है। कितने प्रकार का तात्पर्य मतलब साधारण और विशेष बहुमत को तो 1 बना दिया और विशेष प्लस आद्य राज्यों को 1 बना दिया। वैसे कॉमन रूप से होता है 3, लेकिन अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान कितने का? 2। उनको दो टॉपिक्स को एक जगह मिला दिया। तो मैं वापस एक बार बोलूंगा, संविधान संशोधन का टॉपिक हो गया। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का भाग कौन सा है? 20।
अनुच्छेद कौन सा है 368। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है, तो हमने दक्षिणी अफ्रीका से। भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह क्या है कठोर है, और न ही ब्रिटेन की तरह क्या है लचीला, बल्कि दोनों का क्या है समन्वय, दोनों का समन्वय है। और अतः भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से। और संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार दिया गया, 2 प्रकार से। और 3 प्रकार इसमें कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और अविशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये सब चीजें मैंने बात बताई। तो अब ये बात आ गई सारी, तो ये संविधान संशोधन। अब साथ में अपन थोड़ा सा और भी जोड़ देंगे। भारतीय संविधान में अभी लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 51 में जो संविधान संशोधन पहला हुआ था प्रथम, उसमें पहली 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था। 9वीं अनुसूची का निर्माण, मैं वापस बोलूंगा, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 अनुसूचियां और बनी। तो 9वीं अनुसूची का निर्माण कौन से संशोधन से हुआ? कौन से संशोधन से हुआ? तो पहले संशोधन से 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। तो अपने 2 क्वेश्चन बन गए, ऑटोमेटिक बन गए कि देश में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और देश में पहले संविधान संशोधन में क्या चीज आई? तो 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42 हुआ था, 42 संविधान संशोधन 1976 में आया। 76 में इंदिरा गांधी जी ने इस संशोधन को पारित करवाया, जिसको लघु संविधान और विवादास्पद संविधान भी बोलते हैं। लघु संविधान इसलिए बोलते हैं इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, और विवादास्पद इस पर कई प्रकार की विवादित बातें भी आई, इसलिए इसको लघु और विवादास्पद संविधान भी बोलते हैं। तो 42वां संशोधन हमने मुख्य बताया। इन दिनों के जो पास हुए, तो 101वां संशोधन मतलब आपका जीएसटी का हुआ। 101वां संशोधन कौन सा हुआ था? जीएसटी के बारे में बताया गया। और अभी हाल ही में 104वां संशोधन आपका एंग्लो इंडियन वाला हुआ। तो ये सब चीजें मैंने बताई। तो इसके बारे में और अपन लोग संविधान संशोधन में डिस्कस करेंगे। तो भारत की संविधान की विशेषता जो चल रही थी, भारतीय संविधान की जो विशेषता चल रही थी, उसमें हमने बोला था कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। जो टॉपिक किससे जुड़ता है? संविधान संशोधन से। भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह क्या है कठोर, और न ही ब्रिटेन की तरह क्या है लचीला, बल्कि दोनों का क्या है समन्वय। और संविधान संशोधन का टॉपिक कौन से भाग में हो गया? 20 में। अनुच्छेद कौन सा हो गया? 368। कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। कितने प्रकार से संशोधन होता है? 3 प्रकार से। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 104। तो ये सारी बातें हमने बात करी। अब 2 पॉइंट, पहला पॉइंट था संविधान की विशेषताओं में विस्तृत एवं लिखित संविधान। दूसरा था संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा पॉइंट था कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। अब चौथा टॉपिक है वो है चौथा पॉइंट है वह आपका संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन। अब संसदीय प्रणाली क्या होती है? देखो, हमारी सरकार में 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप ये भी कह सकते हो कि सरकार किसे कहते हैं, तो 3 चीजों को कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और कौन सा? न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो 3 अंग है। तो मैंने कहा कि 3 अंग में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों को मिला करके हम क्या कहते हैं? सरकार। अब जहां पर इन तीनों को अपने तीनों की शक्तियों को पृथक कर दिया गया है, शक्ति पृथक्करण बोलते हैं, शक्ति पृथक्करण, वहां तो अध्यक्षात्मक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। लेकिन यहां पर क्या, संसद को जहां पर पावर दे दी है, वहां पर कौन सी प्रणाली है? संसदात्मक। यानी जहां पर शक्ति पृथक्करण का अभाव है और न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, वहां पर आपकी कौन सी प्रणाली है? संसदीय। तो संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता यह होती है कि यहां पे विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे? देख लीजिए। विधायिका
का मतलब हमारी संसद होगी। तो विधायिका का मतलब देश में कौन है? संसद। अब संसद के सदस्य, संसद के जो सदस्य हैं वही आपके कार्यपालिका में मंत्री बनते हैं, वही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री बनता है, और वही कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। हमारे यहाँ पे कार्यपालिका में कौन आ गया? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका में कौन आ गया? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद आ गई जो सरकार को चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसका सदस्य होता है? संसद का। तो संसद से संसद कौन है? विधायिका। तो विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अतः हम यहाँ पे पावर किसके पास होगी? संसद के पास। क्यों? कार्यपालिका कोई भी काम करेगी तो उसको विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका कोई भी काम करेगी तो विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी। उसको विधायिका में हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि विधायिका कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। अतः इसमें संसद ही पावरफुल होती है। संसद ही क्या होती है? पावरफुल। संसद सर्वोच्च होती है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक वर्ड बताया था कि हमारे भारत में जनता प्रभु है। अब जनता ने अपनी पावर किसको दे दी? संसद को। अतः संसद जो भी कुछ करेगी वो ही सब कुछ है। तो अतः संसद क्या है? सर्वोच्च है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, विधायिका और कार्यपालिका अंतर संबंधित होने के कारण यहां पर संसद ही क्या है? सर्वोच्च। यहाँ पे दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का और एक कौन सा? वास्तविक। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब वो भी किससे है? संसद से। और चौथी बात जो होती है भाई, चौथी बात होती है यहाँ पे बहुल कार्यपालिका होती है। बहुल कार्यपालिका का मतलब कौन है? कार्यपालिका मतलब बहुल का मतलब है वो मंत्रिपरिषद के साथ ही जुड़ी हुई है। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? पीएम। वो ही सारे निर्णय लेते हैं, जो भी किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। तो मैंने आपको बताया कि भारत में संसदात्मक प्रणाली है, और संसदात्मक प्रणाली में मेनली विशेषता होती है, जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं वो देखिए, टेक्निकल वर्ड है जहां पर शक्ति पृथक्करण का अभाव होता है। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी संसद से ही सारी शक्ति संचालित होती है। जिसका उदाहरण मैंने दिया कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से क्या है? विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी बात बताई कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका को संसद के कार्यों को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं होती, तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। और अंततः संसद ही क्या होती है? प्रमुख होती है। मतलब न्यायपालिका के दिए गए निर्णय को भी संसद क्या कर सकती है? उलट सकती है। मतलब न्यायपालिका कोई डिसीजन दे देगा, उसको भी संसद क्या कर देगी? बदल देगी। तो मैंने आपको बताया कि ये भी आपकी एक बात है। तो दो बात हो गई। और तो शक्ति पृथक्करण का अभाव होगा, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव होगा, और साथ में दो प्रधान होंगे, नाम मात्र और कौन सा? वास्तविक। डिसीजन लेने वाली संस्था मंत्रिपरिषद, और कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, लेकिन भारत की संसद ना वो ब्रिटेन की संसद जितनी शक्तिशाली नहीं है। एक संविधानवेत्ता है डिलोम, कौन सा? डिलोम विचारक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की संसद इतनी पावरफुल है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती, क्योंकि वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्णतः अभाव है। न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्णतः अभाव का तात्पर्य हो गया, संसद जो कानून बनाती है उसको न्यायपालिका सीमित नहीं कर सकती। जबकि हमारे यहां पे न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से उठा लिया। हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया कि संसद जो कानून बनाती है उसको न्यायपालिका अवलोकन कर सकती है, सीमित कर सकती है।
तो न्यायपालिका उसको सीमित कर सकती है, तो संसद की शक्तियों को क्या कर दिया, सीमित। तो हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली तो है, लेकिन हमारी संसद इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी ब्रिटेन की संसद है। हमारे यहाँ पर अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन को ला करके और हमारी संसद की शक्तियों को क्या किया गया, सीमित किया गया है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये प्रोसेस कौन सी है, संसदीय प्रणाली। और इसी से आपका ऑटोमेटिक टॉपिक एक जुड़ गया कि अगला पॉइंट है संसदीय विशेषताओं में, संविधान की विशेषताओं में कौन सा टॉपिक है, पॉइंट है, बोलो। ये पॉइंट है कि न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से उठाया, अमेरिका से। कहां से उठाया, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, विधायिका कोई भी कानून बनाती है, विधायिका मीन्स संसद, विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका जनहित में क्या करती है, अवलोकन, यानी न्यायपालिका विधायिका के कानूनों को सीमित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कानूनों को न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सीमित कर सकती है। न्यायपालिका स्वयं के निर्णयों को परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से उठाया, अमेरिका से। कहां से उठाया, अमेरिका। तो ये हमारी संविधान की विशेषताओं में पहला पॉइंट एक बार वापस गिना रहा हूं। पहला, भारत का संविधान एक विस्तृत एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान विस्तृत और कौन सा है, लिखित संविधान है। भारत का संविधान, दूसरी भाषा में हमने बताया, संपूर्ण प्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य है ये। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि यहाँ पे कठोरता और लचीलेपन का क्या है, समन्वय है। और चौथा हमने बताया संसदीय प्रणाली है। पांचवा हमने बताया न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब छठी बात जो इसमें आ रही है वो, हालांकि आप प्रकृति में भी ले सकते हैं, प्रकृति मतलब प्रकृति में ले सकते हैं। प्रकृति का तात्पर्य क्या हो गया कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति या नेचर के बारे में कहा गया है, भारतीय संविधान की नेचर के बारे में कहा गया है कि भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। तो ये विशेषता में डाल देते हैं, लेकिन प्रकृति में विशेष रूप से होता है कि भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। तो इसको थोड़ा सा अपन पढ़ें, देखिए कि क्या है। पहला प्रश्न होता है कि संघात्मकता क्या होती है और एकात्मकता क्या होती है। जब देश छोटा होता है तो छोटा देश है वो अपने शासन को, पूरे देश को आसानी से संचालित कर लेता है। तो संचालित कर लेता तो वहां पे राज्य सरकारों की आवश्यकता नहीं होती और वहां पे एक ही सरकार, केंद्र सरकार या एक ही सरकार ही सारे कार्यों को संचालित करती है। जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, ये छोटे देश हैं, वहां पर एकात्मक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक। एकात्मक मतलब एक ही सरकार सारे देश की शासन को संचालित करती है। जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटेन कितना बड़ा है, तो अपने कहते हैं राजस्थान से भी आधा है। तो अपने आप में वो देश राजस्थान से आधा, यानी राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो मिलकर के आपके क्या बन जाते हैं, ब्रिटेन बन जाता है। तो वहां पे अलग से राज्यों की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रांस है, फ्रांस के बारे में अपने बोलते हैं कि भाई पेरिस को छींक आ जाती है, मतलब छींक आती है तो पूरे फ्रांस को जुकाम हो जाता है। तो कहने का मतलब एक ही जगह से शासन क्या होता है, संचालित होता है। तो वो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है, एकात्मक। बड़े देशों में जो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, विस्तृत है, जनसंख्या की दृष्टि से विस्तृत है, उनका शासन समुचित ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है, समुचित ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था बड़े देशों में संचालित हो रहा है। जैसे मैं एक व्यवहारिक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे हमारा घर है, तो घर है तो एक तो ज्वाइंट फैमिली है और एक एकल, मतलब ज्वाइंट फैमिली है और एक एकल फैमिली है। अब ज्वाइंट जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार, संयुक्त परिवार और कौन सा, एकल परिवार। संयुक्त परिवार यानी परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो परिवार बहुत बड़ा होने के बाद पिताजी कहते हैं कि साहब कहते हैं कि साहब परिवार संभल नहीं पा रहा, या दादाजी कहते हैं संभल नहीं पा रहा, तो बेटा तुम अलग अलग हो जाओ। तो अलग अलग अपन हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब अपन जुड़े रहेंगे, लेकिन सब के सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया।
तो संयुक्त परिवार से कौन सा परिवार बनता है? एकल परिवार। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो संयुक्त से क्या बन जाता है? एकल परिवार। उसी प्रकार से जब देश बड़ा होता है तो एकात्मकता के बाद क्या हो गया? संघात्मकता। तो हमारा देश आकार की दृष्टि से बड़ा है, तो यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी? संघात्मक। अब मैं एक बार टेक्निकल परिभाषा दूंगा। किसी देश की शासन व्यवस्था को एक ही सरकार चलाती है या एक ही सरकार शासन संचालित करती है, तो वो तो कौन सा हो गया? एकात्मक। और किसी देश की व्यवस्था में केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो व्यवस्था कौन सी होगी? संघात्मक। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को केंद्र भी कंट्रोल करके रखता है। अतः यहां पर संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। तो वैसे अपन नॉर्मल बोले भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि राज्य हैं। और भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यहां पे संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय, ये दोनों बात हमने बताई। तो मैं अब आगे आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि देखिए, भारत का संविधान तो अमेरिका की तरह संघात्मक, न तो अमेरिका की तरह संघात्मक है। संघात्मक शब्द आ रहा है फेडरल। न तो अमेरिका की तरह संघात्मक यानी फेडरल है, और न ही ब्रिटेन की तरह एकात्मक है। तो फिर कैसा है? तो दोनों का क्या है? समन्वय। जो कैसा है? तो कनाडा के संविधान से मेल खाता है। कनाडा के संविधान से मेल खाता है। तो मैं वापस एक बार बोलूंगा, भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह संघात्मक है और न ही ब्रिटेन की तरह एकात्मक है, बल्कि दोनों का समन्वय है। तो कैसा है? कनाडा जैसा है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से ली। अब आप प्रश्न करोगे कि सब अमेरिका से हम किस प्रकार से भिन्न हैं? तो मैं एक व्यवहारिक भाषा में बात करूं कि साहब अमेरिका में राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कि आप अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र आपको तब ही डिस्टर्ब करेगा जब देश के महत्वपूर्ण मामलों में ही आपसे राय लेगा। जबकि भारत में राज्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, वो अधिकतर मामलों में केंद्र की क्या है? अधीन है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो तो यूनियन है, और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था फेडरल है। तब अपन बोलते हैं अमेरिका को 50 राज्य प्लस अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन का मतलब हो गया मुट्ठी खुलती है तो राज्य बन जाते हैं, और मुट्ठी बंद होती है तो केंद्र बन जाता है। खुलना तो राज्य और बंद होना कौन सा हो गया? केंद्र। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, बल्कि कनाडा की तरह यूनियन है। कनाडा की तरह यूनियन है। अब मैं बोलूंगा संघात्मक व्यवस्था हमारी कहां से आई? तो संघात्मक व्यवस्था हमने पहले डिस्कस किया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार अखिल भारतीय संघ बना और पहली बार संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो संघात्मक व्यवस्था पहली बार कब आई? 1935 के अधिनियम में। ठीक है। अब दूसरी बात है भारत की संघात्मक व्यवस्था न ब्रिटेन की तरह क्या है? एकात्मक। तो एकात्मकता और संघात्मकता का क्या है? समन्वय है, जो कनाडा के संविधान से मेल खाता है। अब हमारे एकात्मक की तो कौन सी विशेषता है और संघात्मक की कौन सी विशेषता? तो देखिए एक बार, एकात्मक की पहली विशेषता हो गई हमारे यहाँ पे एकल संविधान है। एक ही संविधान पूरे देश का, चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो, पूरे देश का संविधान एक ही है। केंद्र हो और चाहे राज्य हो, पूरे देश का संविधान एक ही है। जबकि अमेरिका में, हम अमेरिका से डिफरेंस कैसे हैं कि अमेरिका में केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों का क्या है? अलग संविधान। और हमारा संविधान क्या है? एकल संविधान। वहां में एकल ही हमारी नागरिकता है। देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए एक ही हमारी नागरिकता रखी गई है। तो हमारी नागरिकता भी कौन सी है? एकल। हम भारत के क्या है? नागरिक। जबकि अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी, इसलिए हम उनसे डिफरेंस है। तो एकल नागरिकता हो गई। तीसरी बात है एकल न्यायपालिका है हमारे। एकल न्यायपालिका हम नीचे से लेकर के ऊपर तक चलते हैं, तो हमारी भारतीय न्यायपालिका कौन सी है? एकल है। कैसे? हमारा जिले में कोर्ट में केस है,
जिला न्यायालय में केस है तो जिला न्यायालय में हार गए तो हम हाई कोर्ट में आएंगे, राज्य में हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो पूरी कड़ी एक जगह से ही जुड़ी हुई है, तो एकात्मक एकल न्यायपालिका। जबकि अमेरिका में राज्यों का जो कोर्ट है वो ही सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे केंद्र में जाने का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो वहां पर राज्यों में ही अपना अपना कोर्ट है। हमारे यहाँ पे राज्यों की अपील केंद्र में भी की जा सकती है, इसलिए हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका। तो पहला हो गया एकल संविधान, दूसरा हो गया एकल न्यायपालिका, तीसरा हो गया एकल नागरिकता। अब चौथी बात है एक ही निर्वाचन आयोग। एक ही निर्वाचन आयोग कैसे कि हमारे देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है? एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन यानी राज्यों के चुनाव भी कौन करवा रहा है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवा रहा है। एकल सीएजी, हमारे यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसको केग बोलते हैं, वो पूरे देश का हिसाब किताब केग ही रखता है। पूरे देश का, राज्यों का हो और चाहे केंद्र का हो, तो कौन रखता है? केंद्र, मतलब केंद्र रखता है, सीएजी। तो मैंने क्या बोला, हमारा संविधान एक है, हमारी नागरिकता एक है, हमारा निर्वाचन आयोग एक है, हमारा मतलब न्यायपालिका एक है और हमारा सीएजी एक है। तो ये सारी विशेषता हमें किसकी ओर ले जाती है? एकात्मक। साथ में हमारे यहाँ पे आपातकाल। आपातकाल कैसे कि जो ही राज्य में किसी भी प्रकार की स्थिति खराब हो, राज्यों में, चाहे वो बाहरी आक्रमण से लेकर हो, चाहे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से लेकर हो, चाहे उसकी वित्तीय व्यवस्था से लेकर हो, तो आपातकाल में सारी पावर किसके पास आ जाएगी? केंद्र। फिर आपका केंद्र ने राज्य में अपना एक प्रतिनिधि बिठा रखा है, राज्यपाल। तो वो राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में राज्यों को क्या करता है? निगरानी करता है। और अगली बात है, शक्तियों का बंटवारा तो हुआ है, राज्यों और केंद्र में शक्तियों का क्या हुआ है? बंटवारा। लेकिन समस्त शक्तियां केंद्र में क्या है? निहित है। तो सारी शक्तियां, मतलब राज्यों को दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अंत तक किसने ले लिया? केंद्र ने ले लिया। तो शक्तियों का बंटवारा किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। तो मैं वापस बोलूंगा, कौन कौन सी विशेषता हैं जो हमें एकात्मक बनाती हैं? तो नंबर 1 विशेषता, पहली विशेषता आपकी एकल संविधान है, एकल न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, एकल निर्वाचन आयोग है, एकल सीएजी है, राज्यपाल का पद है, आपातकाल है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। ये सब बातें आपको कौन सा बनाती है? एकात्मक। तो एकात्मक बनाती है। अब संघात्मक हमें क्या बनाता है? तो संघात्मक हमारा लिखित संविधान। लिखित संविधान यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो कैसा आपस में व्यवहार होगा, सब लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान। दूसरा, हमारा लिखित संविधान के बाद संघीय न्यायालय है। हमारे यहाँ पे कौन सा न्यायालय है? संघीय। संघीय न्यायालय से तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य और राज्यों के बारे, राज्यों और राज्य के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो संघीय न्यायालय में जाएगा। यानी संघीय न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच में एक सरपंच का काम कर रहा है, यानी मतलब फैसला करने वाला काम कर रहा है कि कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो दूसरी पॉइंट कौन सा आ गया? संघीय न्यायालय। कौन सा? संघीय। तो मैंने पहला बोला, वापस बोल रहा हूँ, संघात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता जो हमें बताती है तो वो कौन सा हो गया? लिखित संविधान है। दूसरा कौन सा है? संघीय न्यायालय है। तीसरा, राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा भी क्या लेती है? भाग। अतः राष्ट्रपति केवल केंद्र का नहीं है बल्कि राज्यों का भी है। चौथी बात है संविधान संशोधन। कुछ संशोधन जो महत्वपूर्ण होते हैं उसमें राज्य की अनुमति लेनी क्या होती है? आवश्यक। अभी हमने बात की कि विशेष कठोर, मतलब कुछ संशोधनों में राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में भी हमारी बात होती है। और पांचवी बात है कि शक्तियों का आपस में बंटवारा किया गया है। शक्तियों का आपस में कैसे बंटवारा किया गया है? हमारे यहाँ पे संविधान में संघ सूची है। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची है तो राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। एक समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। और एक अवशिष्ट शक्ति है जो बची हुई, जो केंद्र संघ सूची में नहीं आई, राज्य सूची में नहीं आई, समवर्ती सूची में नहीं आई, वो अवशिष्ट में डाल देगी। वो पावर किसको दे देगी? केंद्र को दे देगी। इस प्रकार से हमारे टोटल अधिकारों का, टोटल शक्तियों का डिवीजन हो रखा है।
टोटल शक्तियों का डिवीजन हो रखा है। तो मैं वापस बोलूंगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी और समवर्ती सूची। अब अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, संघ सूची हमने कनाडा से ली है, राज्य सूची भी हमने कनाडा से ली है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और अवशिष्ट विषय कनाडा से ली है। तो इस प्रकार से शक्तियों का आपस में क्या हो रखा है? बंटवारा हो रखा है। तो बंटवारा होने के कारण अब ये बंटवारा है, उस बंटवारा सारा लिखित है, संविधान में क्या है? लिखित है। और ये बंटवारा पर कोई डिसीजन लेगा तो वो संघीय न्यायालय लेगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए, वो कौन सी व्यवस्था के हो गए? संघात्मक। वापस बोल रहा हूँ, संघात्मक व्यवस्था में पहला पॉइंट है हमारा न्यायालय लिखित संविधान है, संघीय न्यायालय है, शक्तियों का प्रॉपर क्या है? बंटवारा है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो राज्यों को सुरक्षित बनाती है। तो ये हो गई हमारी एकात्मकता और संघात्मकता का समन्वय। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के संविधान में राज्यों का अस्तित्व तो है, लेकिन संपूर्ण रंगमंच पर केंद्र का ही पूरा अधिकार है। अभी आपका लॉकडाउन का मामला चल रहा है, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं तो राज्य रोजाना राज्य केंद्र पर ही निर्भर हैं। रोजाना मुख्यमंत्री केंद्र से मांग करते रहते हैं कि हमारी हेल्प करो, नहीं तो हम इसका लॉकडाउन की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो हम इस व्यवस्था को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सब कुछ निर्भरता किस पर है? केंद्र पर। तो ये आपकी होगी संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय। वापस बोलूंगा, भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह संघात्मक यानी फेडरल है, और न ही ब्रिटेन की तरह एकात्मक है, बल्कि दोनों का क्या है? समन्वय है। दोनों का समन्वय से तात्पर्य हो गया कि भाई दोनों का, इसमें संघात्मक की विशेषता है और एकात्मक की भी विशेषता है, दोनों मैंने बताई। और जो हमने कहाँ के संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से ली है, कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। अब ये आपकी अगली विशेषता होगी। तो पहली विशेषता हमारा हो गया लिखित और विस्तृत संविधान। दूसरी विशेषता हमारी थी संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी विशेषता थी हमारी कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। चौथी विशेषता हमारी संसदीय प्रणाली। पांचवी विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन। छठी विशेषता आपकी न्यायिक पुनरावलोकन के बाद संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय। और अभी इसी में हमने जोड़ दिया था एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पे एक ही नागरिकता है, और इसी में एक जोड़ दिया न्यायिक एकल नागरिकता हो गई। तो ये सारी बातें हमने बताई। अब आगे बताएं, हमारे यहाँ पे भारत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य। अब मैं इसको भी आपको बता रहा हूं। समाजवाद से तात्पर्य यह है कि हम जो जितने भी हमारे संसाधन हैं, देश में जितने भी संसाधन हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का, कुछ लोगों का अधिकार नहीं, बल्कि सबका समान प्रभुत्व है, समान अधिकार है। यानी सारी संपत्ति सब लोगों की है, किसी एक पर्टिकुलर लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की नहीं है। तो सबका समान अधिकार है। तो समानता का, आर्थिक संसाधनों पर सभी का अधिकार दिया है। तो समाजवाद का मतलब हो गया कि समस्त आर्थिक शक्तियां वो कुछ लोगों में ही निहित नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चला गया है। लेकिन भारत का समाजवाद है वो केवल समाजवाद नहीं है। इस समाजवाद को ऐसे मैं थोड़ा बताऊंगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन नोट्स देते हैं, जैसे नोट्स दे रहे हैं, तो नोट्स संपत्ति किसकी होगी? सार्वजनिक संपत्ति होगी। किसकी होगी? सार्वजनिक। और नोट्स को मैं बांट रहा हूं तो मैं हो गया सरकार। तो सार्वजनिक संपत्ति को सरकार अपने हाथ में लेकर के और सबको समानता के साथ वितरण करती है, उसको हम समाजवाद कहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को, सारी संपत्ति है तो सार्वजनिक संपत्ति को सरकार अपने हाथ में लेकर के और सबको समानता के साथ वितरण करती है, उसको हम समाजवाद कहते हैं।
तो सार्वजनिक संपत्ति पर किसी व्यक्ति या कुछ लोगों का अधिकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का अधिकार है और सब पे समानता के साथ वितरण होना आवश्यक है, सबको साथ लेके चलना आवश्यक है। तो ये समाजवाद है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक का तात्पर्य हो गया कि जनता के अनुकूल समाजवाद है, जनता के अनुकूल समाजवाद है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसे कि जनता को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने हिसाब से काम करो, लेकिन जनता के काम के कारण अगर बहुत से लोगों का अधिकारों का हनन होता है, उनके सोर्स छीनते हैं, तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है। तो लोकतंत्र पहले तो कौन आएगा, जनता को अधिकार दे दिया, और बाद में कौन आ गई, सरकार आ गई। समाजवाद का मतलब कौन आ गया, सरकार। तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। जैसे बैंक कौन से थे, सबसे पहले बैंक थे वो सारे निजी थे, निजी मतलब जनता काम कर रही थी, लेकिन बैंक निजी थे और बैंकों का फिर सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये क्या हो गया, पहले निजी और राष्ट्रीयकरण का मतलब कौन सा हो गया, सरकारी। तो ये क्या हो गया, लोकतांत्रिक समाजवाद। अभी हाल ही में आपका नोटबंदी का निर्णय लिया गया, तो नोटबंदी तो हमारे नोट किसके थे, हमारे थे, तो नोट किसके, तो ये तो कौन सा हो गया, लोकतंत्र, यानी जनता के नोट थे और सरकार ने उसको जनता के हितों में अपने पास ले लिया, तो वो कौन सा हो गया, समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे यहाँ पे हमारा काश्तकारी अधिनियम बना हुआ है, तो काश्तकारी अधिनियम में लोगों की जमीन थी और काश्तकारी अधिनियम में सरकार ने कह दिया कि जो काश्तकार जिस जमीन को जोत रहा है वो ही उसका क्या होगा, मालिक होगा। तो वो जमीन से किसी की भी हो, सरकार ने अपने अंडर में लेकर के सबको बांट दिया। तो ये कौन सा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और इसी से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बनी हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या है, सहअस्तित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का ही क्या है, सहअस्तित्व। तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो जनता को अधिकार देते हुए सरकार अपने अधिकारों पर आती है। जनता को पहले छूट देगी और बाद में सरकार अपने मतलब अधिकारों का प्रयोग करेगी। तो जनता को भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है। हम चाइना की तरह पूर्णतः समाजवादी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवादी है। तो ये हमारी बात हो गई समाजवाद। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, भारत में अनेक धर्म हैं और अनेक पंथ भी हैं। पंथ से मतलब ये कहूंगा, अपन बोलते हैं कि भाई धर्म है, तो पंथ भाई धर्म में हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे हो गया। फिर सब धर्मों के अंदर अनेक क्या है, पंथ भी बने हुए हैं। तो भारत में अनेक धर्म, अनेक धर्मों का देश है, अनेक पंथों का देश है। भारत अनेक धर्मों का और अनेक पंथों का देश है। भारत अनेक धर्मों और अनेक पंथों का देश है। और लेकिन फिर भी भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए समान है। भारत में अनेक धर्म हैं, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए क्या है, समान है। अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर कोरोना जो महामारी चल रही है, उसके अंदर कई बातें आई धर्म के बारे में, लेकिन सभी ने ऐसे कहा, बड़े बड़े लोगों ने भी ऐसे कहा कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। भारत के में सभी अनेक धर्म हैं, लेकिन हमारे लिए सभी धर्म क्या है, समान है। तो भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सब धर्म क्या है, समान हैं। इसी को हम धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कहा है। तो इसका प्रावधान हमने 42वें संविधान संशोधन, कौन सा अभी बात हुई थी हमारी, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक तो धर्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़ा था। पंथ निरपेक्षता और कौन सा शब्द जोड़ा था, समाजवाद शब्द जोड़ा था। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़ा था। तो ये भी आप देख सकते हो। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो आपका संशोधन में ये शब्द डाले गए थे। नंबर 1 कौन सा, समाजवाद, नंबर 2 कौन सा, पंथ निरपेक्षता, नंबर 3 कौन सा, अखंडता। तो ये भी आप जोड़ सकते हो। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता का एक पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष
समाजवाद एवं पंथ, और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है, जनता के कल्याण के लिए भी काम करता है। अतः लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दिया गया है और लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट आपका नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। तो भारत समाजवादी राज्य है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, जनता के कल्याण के लिए काम करता है, तो जनता के लोक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सारी विशेषता आपकी मतलब भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में दी है। आगे अपन बोलेंगे भारत में सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब सबको मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का भारतीय संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल। हमें सारा सबको अधिकार है, एक व्यक्ति होगा, एक वोट होगा उसका, एक मोल होगा उसका। तो सार्वभौमिक मताधिकार 326 में दिया गया है। हम लोग अभी मैंने बताया था कि पहला वोट हम एमएलए को देते हैं जिससे हमारी विधानसभा बनती है, दूसरा वोट हम एमपी को देते हैं जिससे हमारी लोकसभा बनती है, विधानसभा वाले वोट किसको देते हैं, राज्यसभा को देते हैं, फिर तीनों मिलकर वोट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। इस प्रकार से देश में पूरा सिस्टम बनता है। तो सार्वभौमिक मताधिकार है। अब मैं बोलूंगा सार्वभौमिक मताधिकार है। अब साथ में है कि सार्वभौमिक मताधिकार का कंसेप्ट अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों को है, तो वोट देने का अधिकार 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को है। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, अब कौन सा हो गया 18। 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने मताधिकार की आयु इस संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दी थी। तो हमें सबको वोट देने का क्या है अधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। अब आगे बढ़े, हमारे को मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति मूल अधिकार हमारे सुरक्षा के लिए, नीति निर्देशक तत्व है हमारे कल्याण के लिए, और बाद में मूल कर्तव्य हमारे सुरक्षा और कल्याण में सहयोग देने के लिए हमारे कर्तव्य है। तो तीन प्रावधान ये भी है, हमारे यहाँ पे मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है और सुरक्षा मूल कर्तव्य भी है। अब ओवरऑल हम बात करें तो ये सारी की सारी विशेषता एक बार हम वापस एक बार बोलेंगे, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता में नंबर 1 हो गया कि भारत का संविधान विस्तृत और लिखित है, विस्तृत और लिखित है। दूसरा हो गया कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा हो गया कि भारत की जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। पांचवी बात हो गई कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन है। छठी बात हो गई संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। सातवीं बात हो गई यहाँ पे एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक मताधिकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, जनता की सुरक्षा के लिए मूल अधिकार है, जनता के विकास और कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं और इनमें सहयोग देने के लिए हमारे मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पूरा संविधान की जो विशेषताएं हैं वो पूरे संविधान को परिभाषित करती हैं। तो इसको अगर आप देखते हो तो काफी क्वेश्चनों का इसमें सहयोग मिलता है और इसमें आपकी संविधान की विशेषता भी आई और प्रकृति भी आई। प्रकृति क्या है तो भारत की संविधान की प्रकृति में हमने बताया संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय। ये हमारा रिकॉर्ड कर ली ना, ये आउट करूंगा जल्दी। अरे हाँ तो अलग बात बोलूंगा तो उसको कट कर दूं। कट मत कर। हेलो, मैं ऐसे बोल रहा था आपको कि हम रोजाना 5 से 6 बजे तक मिलेंगे। कल का तो टॉपिक होगा हमारा वो इसके आगे वाला होगा। अब हम कल का टॉपिक होगा संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप, संविधान के स्वरूप के बाद अपन आगे चलते रहेंगे। थोड़े दिनों में हम आरएस के लिए भी लोक प्रशासन, फिलॉसफी आदि के वीडियो जारी करेंगे और अन्य कोर्सेज के भी करेंगे। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा इस पे तो आपके रहेगा ही रहेगा, जिसको आप दोबारा भी सुन सकते हो, और साथ में आप इसको YouTube पे डालने की कोशिश भी करूंगा। YouTube पे भी डालने की, क्योंकि लंबा है वीडियो, तो YouTube पे भी इसको डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन रोजाना 5 से 6 हम इसी समय फेसबुक पर मिलेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई समस्या हो तो मेरे को मेरे फ़ोन नंबर पे आप लिख कर भेजोगे तो मैं उसका दूसरे दिन समाधान करूँगा, मेरे फ़ोन नंबर पर ही। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।